स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। यूपी चुनाव में आज बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद भी शामिल रहे और अनुप्रिया पटेल ने भी अपने विचार साझा की। अभी तक पार्टी की तरफ से 107 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया है कि यूपी चुनाव में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यूपी में फिर से कमल खिलाया जाएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि पिछले 5 सालों में यूपी में हर पहलू पर काफी काम हुआ है। कानून व्यवस्था सुधरी है और सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ प्रदेश आगे बढ़ा है, प्रगति किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं को तोड़कर ताकत बढ़ाने का संदेश दे रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सत्ताधारी दल ने बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सपा संरक्षण के समधी हरि ओम यादव बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं बीजेपी की बहुत आभारी हूं, मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं पीएम मोदी के काम की प्रशंसा करती हूं, उन्हीं से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम आपको ये भी बता रहे हैं और ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि कौन है अपर्णा यादव। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हैं। मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं अपर्णा यादव और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 2017 में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी और 2017 के चुनाव में रीता बहुगुणा ने अपर्णा को हराया था। अपर्णा यादव लखनऊ में गौशाला चलाती हैं, सक्रिय नेता रही हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और ये भी जानकारी आ रही है कि अपर्णा यादव को कैंट से टिकट मिल सकती है और इसके साथ ही कई और पदों पर अपर्णा यादव को तैनात कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो महिला मोर्चा में शामिल होने की उम्मीद भी अपर्णा यादव की है। कैंट से सीट में से चुनाव लड़ेगी और बीजेपी में सक्रियता से काम करेगी अपर्णा यादव। तो हम आपको बता दें कि सेंधमारी कह सकते हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेता या कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही समाजवादी के में शामिल हो रहे हैं, दामन थाम रहे हैं, उधर दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ये सपा के घर में सेंधमारी कह सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने की है और बीजेपी ने अपर्णा यादव को अपने साथ शामिल कर लिया है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका भी लगा है। तो मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से समाजवादी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी थी। हालांकि वो पार्टी आला कमान से यानी कि अखिलेश यादव से बातचीत की है और वो लगातार लखनऊ कैंट से प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रही थी, लेकिन उनकी नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो गई। तो बीजेपी से संपर्क में होने को लेकर चल रही खबरों पर शिवपाल यादव ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। यह दावा पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन है। शिवपाल यादव ने अपने बयान में ट्वीट करते हुए कहा है कि श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने इस दावे में कोई सच्चाई नहीं की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता हूं। यह दावा पूर्णतः निराधार और तथ्यहीन है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूं और अपने समर्थकों से आह्वान करता हूं कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक दें और प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनाएं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से सांसद हैं। अखिलेश अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से वो चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि पार्टी यदि चाहेगी तो वे भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं आजमगढ़ का जिक्र किया है। हालांकि इसके बाद क्या होता है, कहां से चुनाव लड़ते हैं, यह कुछ दिन के बाद साफ हो जाएगा। तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि बीजेपी तो जो करती है अखिलेश उसी का देखा देखी करते हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अखिलेश यादव जी पर अब इतना दबाव था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी पराजय सुनिश्चित है। अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। भाजपा जिस काम को कर लेती है अखिलेश यादव जी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो घोषणा पत्र को लेकर के भी कह चुके हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। अखिलेश यादव जी इस चुनाव में भी पीछे ही रहेंगे। हम सरकार बनाएंगे और वो ताली बजाएंगे। लखीमपुर खीरी में हुए तुकुनिया कांड में दूसरे मुकदमे में विवेचना का समय भी 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपी 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं। इसीलिए एसआईटी 20 जनवरी को मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती है। तो 3 अक्टूबर 2021 को हुए तिकुनिया कांड में 2 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पहला मुकदमा किसानों की तरफ से दर्ज कराया गया था, जबकि दूसरा मुकदमा भाजपा सभासद सुजीत जायसवाल की ओर से दर्ज किया गया था। वहीं यूपी का विधानसभा चुनाव एक बार फिर जाति और धर्म पर लड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस चुनाव को मंडल और कमंडल की लड़ाई भी कहा जाने लगा है। बीजेपी जहां हिंदुओं के मामलों को उठा रही है, वहीं सपा गठबंधन चुनाव को अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश में लगी है। तो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समेत तीनों मंत्रियों ने भी भाजपा छोड़ते समय दलितों पिछड़ों की अवहेलना का आरोप लगाया था। इसके बाद से सूबे की राजनीति में अचानक उठापटक मच गई और इस बीच राजनीतिक पार्टियों के कई रंग सामने आए। इस बीच सपा और भाजपा के बीच कभी रामधारी सिंह दिनकर के कविता के बहाने वार पलटवार हो रहे हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कभी रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा, तो सपा की तरफ से भी दिनकर की कविताओं को ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिनकर की लाइनें ट्वीट करते हुए लिखा कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। वहीं चुनावी मौसम के बीच निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जालौन में कोरोना संक्रमण से लापरवाह लोगों के लिए बड़ा कदम लिया गया है। जालौन में 100% वैक्सीनेशन के क्रम में प्रथम डोज और सेकंड डोज के ड्यू डोज के लिए घर घर जाकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा, जिसके लिए डीएम प्रियंका निरंजन समेत 77 नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ घर घर जाकर वैक्सीनेशन करा रहे। इसके लिए 40 लोगों का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो हर 2 घंटे में अपडेट लेती हैं। तो 450 टीमें पूरे जनपद में काम कर रही है। बता दी कि 18 से बढ़कर आयु वर्ग का 90% वैक्सीनेशन और द्वितीय डोज का 57% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। सरकार के निर्देश पर फ्रंटलाइन वर्कर और 60+ के लिए बूस्टर डोज के लिए डीएम ने आम जनता से जल्दी वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। वहीं 15 से 17 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन कराकर उन्हें कोविड संक्रमण से बचाने की अपील की गई है। हम फर्स्ट डोज की 100% वैक्सीनेशन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए 77 नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। 40 लोगों का एक कंट्रोल रूम ICCC जिला हेडक्वार्टर पर स्थापित किया गया है, जो प्रति 2 घंटे में इनकी प्रगति पूछते हैं। और पूरे जनपद में लगभग 450 टीमें अनवरत रूप से प्रतिदिन काम कर रही हैं। अब तक जनपद में 18+ आयु वर्ग का देखें तो 90% हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है प्रथम डोज का, और 57% द्वितीय डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। वर्तमान में सरकार द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर और 60+ के आयु वर्ग के लोगों के लिए 3rd बूस्टर डोज भी शुरू की गई है।
इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नितिन अग्रवाल ने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। नितिन ने सपा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा भेजा है। बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं नितिन अग्रवाल, जानकारी सामने आ रही है। तो हरदोई से सदर विधायक भी हैं नितिन अग्रवाल, और ये बड़ा फैसला नितिन अग्रवाल ने लिया है। हरदोई से सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने, जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ में समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को दिया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नितिन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है अपने पद से और साथ में समाजवादी पार्टी से, और ये इस्तीफा अखिलेश यादव के नाम उन्होंने भेजा है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। शहीद सीडीएस रावत के भाई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीडीएस विपिन रावत के भाई विजय रावत ने सीएम धामी से सुबह मुलाकात की थी, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शहीद सीडीएस रावत के भाई विजय रावत को पार्टी की सदस्यता दिलाकर जोरदार स्वागत किया है। वहीं उत्तराखंड के दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही बगावती तेवर भी नजर आने लगे। इन बगावती तेवरों को लेकर कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करने वालों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके बाद संगठन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं प्रचार को लेकर भी 5-5 लोगों की बूथ कमेटी बनाई जा रही है, जो कि प्रचार करने का काम करेगी। हमने जिला स्तर पर इसकी कमेटी का गठन कर दिया है। प्रदेश स्तर पर मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमने प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेताओं की जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनकी एक कमेटी बनाई है, एक कंट्रोल रूम बनाया है, जो बराबर लगातार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के माध्यम से जिलों में निगाह बनाए हुए हैं। तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के नाम को भी फाइनल करने की कवायद में जुटी हुई हैं। चर्चाएं ये भी है कि आज या कल प्रदेश की तीनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर सकती हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल आज भाजपा मुख्यालय में यमुनोत्री विधानसभा सीट से आए तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिटिंग विधायक और केदार रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही किसी और मूल्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने की मांग की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यमुनोत्री विधानसभा के अंदर नेतृत्व परिवर्तन करे, तभी हम जीत की उम्मीद कर सकते हैं। अन्यथा हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितनी भी मेहनत कर ले, चेहरा परिवर्तन अगर नहीं होगा, चेहरे का विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, आदरणीय मोदी जी का विरोध नहीं है, आदरणीय हमारी पुष्कर सिंह धामी जी का विरोध नहीं है, हमारी मदन कौशिक जी का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं है। अगर आज यमुनोत्री विधानसभा में किसी का विरोध है तो चेहरे का विरोध है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही पत्रकार वार्ता से पहले किसानों से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था, जिसमें कहा था कि 2022 में दोगुनी होगी किसानों की आय, लेकिन आज देश प्रदेश के किसान सड़कों पर है, बेरोजगार है, जिनको उनकी मेहनत का सही फल तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे में हम सभी किसानों से कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों को राहत देने का काम हम जरूर करेंगे। इसमें हिंदुस्तान के अन्नदाताओं का दर्द, हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के साथ जो पिछले 7 साल में धोखा, हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के सर पे जो लाठियां मारी गई, उस सब का ब्यौरा इस पुस्तिका में लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये पुस्तिका एक तरह से मोदी सरकार का एग्रीकल्चर के ऊपर वाइट पेपर है कि मोदी सरकार ने कृषि पे और अन्नदाताओं के साथ पिछले 7 सालों में क्या किया, उसका ब्यौरा ये पुस्तिका है।
हल्द्वानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने व्यापारियों के साथ बैठक कर शनिवार को लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि व्यापारी भी शनिवार को लॉकडाउन करने से सहमत है। शनिवार को हल्द्वानी शहर में अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह 11 बजे से खुलेगी। वहीं व्यापारियों ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि शनिवार को लॉकडाउन लगाने में वे प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे, जिसमें 11 बजे से लेकर केवल मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। अभी हमारे 25 माइक्रो कंटेनमेंट वर्तमान में चल रहे हैं और जैसे जैसे सैंपलिंग करा रहे हैं परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। तो इस संबंध में एक व्यापारियों के साथ यहाँ बैठक की गई अभी और इन सभी ने अपना सहयोग देने की अभी बात कही है, जिसमें हम एक शनिवार को पूर्ण रूप से बंदी के रूप में करने जा रहे हैं, जिसमें से जो हमारी आवश्यक दूध दही और जूस की ये और सब्जी ये सभी चीज़ें 11 बजे तक खुलेंगी और उसके बाद हम पूर्ण रूप से इसको बंद करेंगे। मेडिकल हमारा और आवश्यक सेवा 24 आवर्स चलती रहेंगी। व्यापारी से अनुरोध किया गया था कि कोविड को देखते हुए जो कोविड के केस हल्द्वानी शहर में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए व्यापारी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि शनिवार के दिन पूर्ण रूप से व्यापारी प्रतिष्ठान बंद रहे। तो हाँ, आज सिटी मजिस्ट्रेट जी द्वारा व्यापारी प्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। सर्वसम्मति से सभी व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने एक मत से जो है इस बात को स्वीकार किया कि शनिवार के दिन समस्त प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भाजपा को हर कदम पर घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को जमकर निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस ने एक बुकलेट भी जारी किया जिसका नाम है आमदनी ना हुई दोगुनी, दर्द 100 गुना। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा है कि पिछले 5 सालों में किसान की आमदनी दोगुनी ना हुई जबकि दर्द 100 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों के साथ सिर्फ छलावा हुआ है और कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें फटाफट। जालौन में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोरोना संक्रमण से लापरवाह लोगों के लिए बड़ा कदम, घर घर जाकर कराया जा रहा वैक्सीनेशन। बरेली में कोरोना के बढ़ते कहर के डर में हफ्ते भर में 400 शादियां टली, एडवांस वापस मांगने पर जगह जगह हो रहे विवाद। हमीरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 80 लाख रुपए का 8 क्विंटल गांजा बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में 200 किलो चांदी लूट से हड़कंप, 4 कार सवार बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम, बदमाशों की तलाश जारी। रायबरेली में ग्रामीणों ने पुलिस ऑफिस के सामने युवक का शव रखकर किया प्रदर्शन, दबंग की पिटाई से युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस पर मुकदमा हुआ दर्ज। जालौन में रैंडम चेकिंग के दौरान गाड़ी से 50 लाख कैश बरामद, इनकम टैक्स को दी गई बरामदगी की सूचना। बदायूं में फांसी के फंदे पर लटकी मिली 9वीं कक्षा की छात्रा, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, परिजन जता रहे हत्या की आशंका। बाजपुर में छापेमारी करते हुए 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ललितपुर में दबंगों ने एक महिला को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, ट्रक के नीचे दबकर ड्राइवर की दर्दनाक मौत, कंडक्टर गंभीर रूप से घायल। जालौन में आचार संहिता को उल्लंघन करने वालों पर चला कानूनी हंटर, वाहन चेकिंग के दौरान हूटर लगाकर निकलने वाली गाड़ियों पर भी की गई कार्रवाई। बागपत में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आकर गोदाम मालिक की हुए घायल। फतेहपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महोबा में किसान के खेतों में काम करते समय ठंड लगने से हालत खराब, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे किया मृत घोषित। ललितपुर में बाइक सवार 2 लोगों से सीओ ने लगाई उठा बैठक, हाईवे पर बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाने और स्टंट करने की सजा। बहराइच में आदमखोर तेंदुए का आतंक, 2 बच्चों को बनाया शिकार, मौके पर विभाग के अधिकारी तैनात। फतेहपुर में पीआरबी के सिपाहियों का शराब पीकर जमीन में लेटने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद 2 सिपाहियों को किया निलंबित। संभल में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम का मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा, चोर की जमकर हुई पिटाई।
इटावा में डॉक्टर से लूट करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 12 कारतूस, 3 मोबाइल फोन और लूटी गई रकम बरामद। पीलीभीत में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कच्ची शराब की छापेमारी करने गई थी पुलिस। अलीगढ़ में भूसा लादकर जा रहे ट्रक और मैक्स लोडर से भिड़ंत, लोडर चालक गंभीर रूप से घायल। आगरा में फायरिंग से दहशत, पिता पुत्र को मारी गई गोली, सगे भाई पर मामूली विवाद पर गोली मारने का आरोप। बलिया में ब्लॉक प्रमुख अतुल प्रताप सिंह की गुंडई, पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति को पीटा, पीट कर किया घायल। कानपुर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी ने 8 साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। मुजफ्फरनगर में काल बनी कोयले की अंगीठी, भाई बहन की दम घुटने से मौत, भाई बहन की मौत से परिवार में कोहराम।